अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम ACCA स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे कि ACCA स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के सिलेबस के अंदर क्या कुछ है। एट द सेम टाइम इसको एग्जामिनर किस तरीके से एग्जामिन करता है, और मज़ीद ये है कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास करना है, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और लास्टली मैं ये डिस्कस करूँगा कि मैं इस SBR को किस अप्रोच के तहत टीच करूंगा और किस तरीके से आप जो है SBR के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ के आप इस SBR को एज क्विकली एज पॉसिबल पास कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ACCA SBR, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एग्जाम्शंस ली हुई होती हैं, और वो एग्जाम्शंस लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक की एग्जाम्शंस होती हैं उनके पास, और वो आके SBR का पेपर दे रहे होते हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स जो कि बाकायदा तौर पे ACCA की स्ट्रीम से आ रहे होते हैं फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, क्योंकि उन्होंने FR का पेपर भी पढ़ा होता है, उन्होंने FA जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 का पेपर है वो भी पढ़ा हुआ होता है। तो उनका थोड़ा सा एक माइंडसेट डेवलप्ड होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्शन रूट के थ्रू आ रहे होते हैं, उनको FR का पेपर देना पड़ता है। तो वो थोड़े से फिर जो है वो रिलेटिवली जो है ना कंफर्टेबल जोन के अंदर होते हैं एज कम्पेयर टू द दोज पीपल जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद F9 तक की एग्जाम्शन लेके आ रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो खैर, हम आज के दिन में ये डिस्कस करेंगे कि ये SBR का सिलेबस आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, चाहे आप जो है वो फ्रॉम डे वन ACCA के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है वो F5 F6 तक एग्जाम्शन लेके आ रहे हैं, चाहे आप F9 तक एग्जाम्शन लेके जा रहे हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ACCA का सिलेबस रिलेशनल डायग्राम है, और इस रिलेशनल डायग्राम के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से जो है वो SBR का कनेक्शन F3 के साथ, F7 के साथ, और फिर अल्टीमेटली ये SBR का पेपर इटसेल्फ है। तो यानी कि ऑब्वियसली जो कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं वो FR में भी आता है, और FR में जो कुछ पढ़ते हैं वो SBR में भी आता है। अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार हमने तो FR पढ़ा, हम भूल गए, यार हमने तो FR पढ़ा ही नहीं, हम तो एग्जाम्शन रूट से आ रहे हैं, यार हम तो जो है वो FR कई सालों पहले पढ़ा था। तो मतलब आप सबके लिए एक चीज़ मैं आसान कर देता हूँ, ये है कि देखें, मेरी अप्रोच ये है कि मैंने SBR के अंदर भी FR के पूरे लेक्चर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल करें, पूरे के पूरे उस सेंस में कि जो आपके SBR की ज़रूरत होगी, जिस एक्सटेंट तक, जिस अंदाज में, जिस स्टाइल में आपकी SBR की ज़रूरत होगी, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको FR के मिल जाएंगे। तो आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू वरी अबाउट इज़ कि आप मेरे दिए गए लेक्चर्स को किस तरीके से कवर अप कर लें, ये आपके लिए बस असल इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक दैट यू विल बी हैविंग एनी इश्यूज एनीवेयर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि अप्रोच टू एग्जामिनेशन ऑफ सिलेबस वगैरह की कुछ चीज़ें थी, उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले जो है मैंने कुछ स्पेसिफिक जो है इसके SBR के कुछ स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक्स को मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हम जो है उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लें, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम जो है वो तफसीलन कवर अप कर लें। ये मैं चाहूँगा, ताकि जो है वो आपको आसानी हो जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा भाई, क्या कोर एरियाज हैं, क्या नॉन कोर एरियाज हैं, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट द कोर एरियाज ऑफ द SBR सिलेबस। सो देखें, जैसे कि ऑब्वियसली आपको पता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग बेशक इसका नाम है, लेकिन एक्चुअली ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है, सही है। तो अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है, तो इसमें मेजरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पास एडिशनली कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन मेजर जो चीज़ टेस्ट की जा रही है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टेस्ट की जा रही है। तो हम उसके हिसाब से थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ तरीके से कि कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक जो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको SBR लेवल पे एग्जामिन किया जाता है, वो है IFRS 15, जो कि रेवेन्यू रिकग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं इस IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, तो IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नीचे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे भी पढ़ के आते हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और बड़ा रेगुलर बेसिस के ऊपर एग्जामिनर इस टॉपिक को एग्जामिन करता है। चाहे वो कोई सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो,
चाहे वो जो है कोई रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो IFRS 15 की इम्प्लीकेशन रेगुलर बेसिस के ऊपर एग्जामिन की जाती है। तो जब हम पढ़ेंगे IFRS 15 तो हम तफसीलन IFRS 15 को पढ़ेंगे कि भाई एक रेवेन्यू रिकग्निशन के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, कब रिकग्नाइज करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए आपका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज IFRS 16। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ होता है, बट अगेन व्हाट हैपेंस इज दैट कि इस SBR लेवल के अंदर लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑलमोस्ट पूरा तफसील के अंदर एग्जामिन किया गया है, चाहे वो अकाउंटिंग हो लेसी की, चाहे वो अकाउंटिंग हो लेसर की। यानी कि एक एसेट को लीज पे देने वाले की अकाउंटिंग, एक एसेट को लीज पे लेने वाले की अकाउंटिंग। उसके अलावा जो है अक्सर और बेशतर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग भी है। मजीद उसके अलावा जो है एक और चीज़ है विच इज़ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, तो उसकी अकाउंटिंग भी मौजूद है। तो जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीज, तो ये लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू SBR। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी सिचुएशन क्या है कि हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक लेसी की अकाउंटिंग कैसे होगी, एक लेसर की अकाउंटिंग कैसे होगी, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद एक और तीसरा कोर एरिया है, और तीसरा कोर एरिया जो है दैट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 32 का, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 7 का, और एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 9 का। एक रीसेंट डेवलपमेंट आई है ACCA के सिलेबस में, वो ये है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कहते थे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, वो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को कोर्स से निकाल दिया गया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉर्मल डेरिवेटिव्स कोर्स में, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स आर नॉट देयर इन द कोर्स एनीमोर। तो एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एरिया था। बट अदर वे अराउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, चाहे जो है वो आपने लोन ऑब्टेन किया हो, चाहे आपने जो है वो लोन दिया हो, चाहे आप किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट करें इन द शेयर्स, चाहे आप कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ों के लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और इसको हम तफसीलन जो है वो डिस्कस करेंगे, इसको हम तफसीलन कवर करेंगे कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या 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 कुछ कवर होता है, किस किस तरह से कवर होता है। सो वी आर गोना बी डूइंग इट इन डिटेल। बड़ा ज़बरदस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बड़ा तफसील के अंदर जो है वो SBR लेवल के ऊपर एग्जामिनेबल है। तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो, देन देयर इज दिस अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितने भी बेनिफिट देता है, वो तमाम के तमाम बेनिफिट, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो मोटर व्हीकल की फॉर्म में हो, चाहे वो बोनसेस की फॉर्म में हो, चाहे वो जो है पेड लीव्स की फॉर्म में हो, जो भी बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उन तमाम के तमाम बेनिफिट को एक एम्प्लॉयर की बुक्स में किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एरिया है, और रेगुलरली एग्जामिन होने वाला एरिया है, थ्योरेटिकली भी, कैलकुलेशन वाइज भी। सो अगेन वी विल बी हैविंग अ लुक एट दिस स्टैंडर्ड। देन आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में एक और स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो एज द नेम सजेस्ट IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इट इज़ वन ऑफ दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके अंदर सिचुएशन मेजरली क्या होती है कि अगर एक कंपनी जो है अपनी ही शेयर्स को एज अ बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करती है, चाहे वो जो है ना इटसेल्फ किसी को शेयर्स दे रही हो, चाहे वो किसी को कैश दे रही हो और वो कैश लिंक्ड हो टू शेयर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो बेसिकली कहाँ फॉलो करती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉलो करती हैं। कहाँ फॉलो करती हैं? तमाम की तमाम चीज़ें IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉलो करती हैं।
तो जब हम बात करते हैं अबाउट दिस शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम देखेंगे कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने सप्लायर को अपने शेयर्स दे दे, हम ये देखेंगे कि अगर एक कंपनी जो है अगर अपने एम्प्लॉयज को या अपने सप्लायर्स को कोई ऐसा पेमेंट का सोल्यूशन दे दे जिसके अंदर जो है वो पेमेंट लिंक्ड हो टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो इन तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से डील किया जाएगा, किस तरह से शेयर प्राइस की मूवमेंट्स को डील किया जाएगा, किस तरह से इसकी फेयर वैल्यू मूवमेंट को डील किया जाएगा, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इन IFRS 2, अगेन अनदर कोर एरिया ऑफ द सिलेबस। देन अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है दैट्स एक्चुअली अबाउट द इनकम टैक्सेस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इनकम टैक्सेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अच्छा, इनकम टैक्सेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्सेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो सिचुएशन को इस तरीके से है कि ये जो इनकम टैक्सेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आप FR लेवल के ऊपर भी पढ़ते हो और ये थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा जाता है, लेकिन होगा कुछ इस तरीके से कि जब हम इस स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे ना, तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम बेसिकली SBR लेवल के ऊपर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़े होंगे, चाहे वो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, चाहे वो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पढ़ा होगा, चाहे वो हमने एम्प्लॉय बेनिफिट पढ़ा होगा, चाहे वो हमें जो है वो कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कवर अप करेंगे आगे जाके नॉन करंट एसेट्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस को हम इंशाल्लाह कवर अप कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट जस्ट गोना बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, बल्कि तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस होंगी उनको भी हम कवर अप कर रहे होंगे कि यार क्या इम्पैक्ट हो। देन आखिरी आपके पास है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं IFRS 13। बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और SBR पे एग्जामिनर अक्सर और बेशतर इस स्टैंडर्ड को एग्जामिन कर लेता है, कभी 3 मार्क का, कभी 5 मार्क का, कभी 7 मार्क का, कभी 10 मार्क का, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सिचुएशन इज एग्जामिनर इसको एग्जामिन कर लेता है। तो इस फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि भाई ये जो फेयर वैल्यू होती है ये फेयर वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, और किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी, और किसी भी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी। और मजीद जो है वो ये सिचुएशन होगी कि हम ये देखेंगे कि एक गिवन सिचुएशन के अंदर जहाँ पे 2-3 ऑप्शंस, 2-3 वैल्यूज अवेलेबल हैं, उस 2-3 वैल्यूज में से कौन सा बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फेयर वैल्यू होगा, ये तमाम की तमाम चीजें हम कवर अप कर रहे होंगे इस फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। सो अगेन दिस इज एन एरिया विच SBR जो कि एक रेगुलरली एग्जामिन होने वाला एरिया है। कभी किसी क्वेश्चन का पार्ट होता है, कभी जो है वो एक छोटा पार्ट होता है, कभी बड़ा पार्ट होता है। सो इट इज एन एरिया दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर कि ये एरिया एग्जामिन किया जाए। तो भाई अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक बात तो ये बता दी कि अगर आपको SBR के सिलेबस के अंदर देखना है तो ये कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि ये तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि SBR के अंदर एज अ कोर दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एग्जामिन्ड। इसको तो पढ़ना हर सूरत में जरूरी है और अच्छे से पढ़ना, इसकी जो है प्रॉपर किस्म की नॉलेज लेना ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अगर हम दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो देखें बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली मैं उसको कोर एरिया इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो एग्जामिन होते हैं, बट दे आर नॉट समथिंग न्यू, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट और दे आर नॉट वेरी टेक्निकल। तो मैं उन स्टैंडर्ड्स को, और बहुत ज़्यादा वेटेज भी अक्सर बेशतर नहीं होता। तो नॉन करंट एसेट्स के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो आप IAS 16 की बात कर दो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, चाहे वो आप IAS 36 इम्पेयरमेंट की बात कर दो, चाहे वो आप IAS 38 इंटेंजिबल्स की बात कर दो, चाहे वो आप IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर दो, चाहे आप IAS 41 एग्रीकल्चर की बात कर दो जो कि अब SBR के कोर्स में भी नहीं है। फिर उसके अलावा एक स्टैंडर्ड है IFRS 5 जो कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है। उस स्टैंडर्ड्स की आप बात कर लो। ये तमाम के तमाम चीजें रेगुलर बेसिस के ऊपर, ये तमाम की तमाम चीजें रेगुलर बेसिस के ऊपर एग्जामिन की जाती हैं, राइट। ये तमाम की तमाम चीजें रेगुलर बेसिस के ऊपर एग्जामिन की जाती हैं। अच्छा, अब इनका जो वेटेज है ना, वो इनका वेटेज आप समझ लें कभी 15 मार्क का, कभी 20 मार्क का, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मिल मिला के। कभी ये किसी मेजर क्वेश्चन के अंदर होंगे, कभी ये सेपरेटली होंगे। तो बट अगेन जो है ये वो एरियाज हैं जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर पे पढ़ के आए हुए होते हो, बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी एग्जामिनेबल हेयर ऑल्सो।
देन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 20 जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, फिर उसके अलावा IAS 24 है जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, फिर उसके अलावा जो है वो IFRS 8 है जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड है। तो ये तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे एग्जामिनेबल। तो बेसिकली अब तक मैंने आपको एक बात समझा दी कि SBR का सिलेबस अगर आपको देखना है तो इस SBR के सिलेबस में कुछ कोर एरियाज हैं और कुछ नॉन कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन SBR के सिलेबस के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा कोर एरिया आ जाता है और वो है ग्रुप अकाउंट्स, जिसको कि आप कंसोलिडेशन भी कहते हैं, जिसको कि आप कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो ग्रुप अकाउंट्स जिसको कि हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, उसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेशन इसमें एक्चुअली क्या चीज है। तो देखें, सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वो कंपनी जिसके अंदर मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो या फिर मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट करते हो किसी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी को यूजुअली आपकी सब्सिडरी कहा जाता है। देन फिर उसके बाद एसोसिएट होती हैं। अच्छा, सब्सिडरी वैसे तो क्या है कि बाय डेफिनेशन हर वो कंपनी जिसको हम कंट्रोल कर लें उसको सब्सिडरी कहते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग 50% से ज्यादा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन रखने का आपका राइट हो तो फिर उसको ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कह दिया जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं अबाउट द एसोसिएट। तो एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट एक ऐसी कंपनी होती है जिसके ऊपर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हो। और वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम किसको कहा जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ही होता है कि हमारी पार्टिसिपेशन होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो मैं रिपीट करता हूँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है भाई? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन होती है इन द डिसीजन मेकिंग। तो जो भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे उस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगी उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देन फिर ज्वाइंट वेंचर होता है, और वो ज्वाइंट वेंचर ये होता है कि जहां भी एक कंपनी के अंदर आपका ज्वाइंट कंट्रोल हो। ज्वाइंट कंट्रोल होने का मतलब कुछ तरीके से होता है कि भाई कोई भी इन्वेस्टर डोमिनेंट नहीं हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कोई भी एक बंदा डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन होगा तो यूनानिमस होगा, डिसीजन होगा तो सारे लोग एग्री करेंगे तो डिसीजन होगा, वरना डिसीजन नहीं होगा। तो एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तमाम लोग मिल के फैसला करते हैं, तमाम लोग मिल के डिसीजन करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं? ऐसी सूरत के अंदर हम कहते हैं कि यार ये क्या चीज है? ये एक्चुअली आपका ज्वाइंट वेंचर है। क्या है ये आपका? ये आपका ज्वाइंट वेंचर, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे कि ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है, तो ज्वाइंट कंट्रोल इज कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो मिलके किसी कंपनी को मुश्तरका कंट्रोल करते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो इसमें हम ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग्स को भी देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग होती है। देन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है। ग्रुप अकाउंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते और कोई मैंडेटरी नहीं है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ग्रुप अकाउंट्स के ऊपर, यू नेवर नो, बिकॉज एग्जामिनर पाबंद नहीं है, एग्जामिनर एक तो देगा ही देगा, 2 क्वेश्चन भी दे सकता है। देन इसके अलावा एक एरिया है विच इज अबाउट स्टेप एक्विजिशन। तो स्टेप का मतलब होता है स्टेजेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आप एक कंपनी को अक्वायर करते हो, आपका 20% शेयर होल्डिंग है, आपने बढ़ा के जो है उस 20% को 35% कर दिया, 35% को बढ़ा के 60% कर दिया, 60% को बढ़ा के जो है वो आपने 90% कर दिया। तो ये क्या है? ये स्टेप्स में आप एक कंपनी खरीद रहे हो, आप छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, स्टेजेस के अंदर एक कंपनी खरीद रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली गोना बी कंसिडर्ड एज व्हाट? दिस इज गोना बी कंसिडर्ड एज स्टेप एक्विजिशन। क्या कहलाएगा भाई? दिस इज गोना बी टर्म्ड एज स्टेप एक्विजिशन। देन आपके पास ग्रुप डिस्पोजल्स हैं। तो अगर हम ग्रुप डिस्पोजल्स की बात करते हैं तो ग्रुप डिस्पोजल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रुप डिस्पोजल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी मेरे पास एक कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है, मैंने 0% कर दी। मेरे पास एक कंपनी की 70% शेयर होल्डिंग है, मैंने उठा के 0% कर दी। मेरे पास 70% शेयर होल्डिंग है, मैंने उठा के जो है वो 65% कर दी। मेरे पास 70% शेयर होल्डिंग है, मैंने उठा के 40% कर दी। यानी कि एक कंपनी, एक सब्सिडरी जिसके अंदर आपकी होल्डिंग हो, उस सब्सिडरी को अगर आप बेचते हैं, अब बेचना मुख्तलिफ तरह से हो सकता है, पूरा बेच दिया, नहीं पूरा नहीं बेचा, पार्शियली बेचा, ये तमाम की तमाम चीजें ग्रुप डिस्पोजल्स की कैटेगरी में आती है। किस में आती है भाई? ग्रुप डिस्पोजल्स की कैटेगरी के अंदर आती है। तो जब हम ग्रुप डिस्पोजल की बात करेंगे तो उस ग्रुप डिस्पोजल के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि ग्रुप डिस्पोजल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रुप डिस्पोजल्स का कॉन्सेप्ट ही होता है कि यू सेल अ सब्सिडरी इनटू स्टेजेस, इनटू पार्ट्स। दैट इज व्हाट द ग्रुप डिस्पोजल इज ऑल अबाउट। ग्रुप कैश फ्लोज, ये आपके FR लेवल के ऊपर नॉर्मल कैश फ्लोज जरूर थे,
बट अकाउंटिंग फॉर द ग्रुप कंपनी यानी कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज नहीं थे। तो अब आज जो हम क्या करेंगे, आज हम कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज भी इसमें डिस्कस करेंगे एसबीआर के अंदर। आज तो नहीं, यानी कि इस एसबीआर के कोर्स में शुड बी डिस्कसिंग द कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज आल्सो। तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज को भी डिस्कस करेंगे और राइट, सो वी वुड बी डिस्कसिंग द कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज आल्सो। और लास्टली जो है वो एक और है कंसोलिडेशन का एरिया, और वो है फॉरेन सब्सिडरी। यानी कि आप जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से बैठ के आप यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तंजानिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप केनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई आपकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ करेंसीज की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अगर ये मुख्तलिफ करेंसीज की ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो इस मुख्तलिफ करेंसीज की ट्रांजैक्शन को भी तो जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो रिकग्नाइज करना है। इस मुख्तलिफ करेंसीज के ट्रांजैक्शन को भी तो किसी ना किसी तरीके से आपको जो है ना वो लेके चलना है। तो उसको किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, कैसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, कैसे इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, ये तमाम की तमाम चीजें ग्रुप अकाउंट्स में फॉरेन सब्सिडरीज के केस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो आपको बता दिया, जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो भी बता दिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया के ग्रुप अकाउंटिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द सिलेबस है उसकी भी मैंने बात डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी और बात करते हैं कि सिलेबस के और एरियाज भी हैं, जिसमें एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कि यार जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना होता है तो मुख्तलिफ तरह के रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं। तो रेशियोज का जो वर्ड है ना वो आपको नैरो डाउन कर देता है। रेशियो से ज्यादा बेहतर वर्ड जो होता है ना वो बेहतर वर्ड होता है परफॉर्मेंस मेजर्स। रेशियो से ज्यादा बेहतर वर्ड होता है परफॉर्मेंस मेजर्स, और परफॉर्मेंस मेजर्स को भी आप मजीद फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो इनटू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स एंड इनटू नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। यानी कि एक समझाने के लिए एक बात समझा रहा हूँ, वो ये है कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो है ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है। और जो अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करते हैं, तो उस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर आपके पास सिचुएशन को इस तरीके से कि आप नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करोगे तो उसमें जरा समझना, उस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर आपके पास क्या कुछ आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसके अलावा जो है आपके पास मार्केट शेयर, उसके बाद जो है वो ब्रांड इमेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना ये नॉन फाइनेंशियल होती हैं। अब मैं आपको देखे समझाता हूँ। एसबीआर का जो कोर्स है ना, उस एसबीआर के कोर्स में एग्जामिनर कहता है कि यार तुम समझो कि तुम बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तुम बिजनेस की रिपोर्टिंग कर दो। इस सब्जेक्ट का पहले नाम होता था AAFR, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद एग्जामिनर यानी एसीसी ने इसका पेपर का नाम चेंज करके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग करा, और फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से बाद जो है ना इसको एसबीआर कर दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। बिकॉज आप एक चीज समझिएगा कि एक बिजनेस की रिपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होती, उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो अक्सर और बेशतर दूसरी रिपोर्टिंग भी कर रहा होता है, और वो उसको आनी चाहिए, वो उसको दूसरी चीजें आनी चाहिए, और उसको ये भी चीज आनी चाहिए कि यार हमारे डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट। अब वो स्टेक होल्डर्स में तुम्हारे पास मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तुम्हारा इन्वेस्टर ग्रुप भी है, तुम्हारे क्रेडिटर्स भी हैं, तुम्हारे क्रेडिटर्स भी हैं, एक ओवरऑल जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे तरीकों से कंपनी की परफॉर्मेंस को देखती हैं। सो एज अ बिजनेस एज एन एंटिटी आपको ये होता है कि यार हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो हम उस स्टेक होल्डर्स को उनके तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाएं। तो हम स्टेक होल्डर्स को उनके तरीके से उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा कि यार आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें, मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से कंपनी की पोजीशन कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आप करोगे कुछ तरीके से कि आप फिर जो है वो उसको एक सॉर्ट ऑफ इंटरप्रेट भी करोगे कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इससे क्या 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 मायने लिए जा सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर। अगली बात करते हैं करंट इश्यूज। तो करंट इश्यूज का कॉन्सेप्ट एक एसबीआर के अंदर बड़ा
फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होने वाला एरिया है, यूजुअली 5, 7, 8, 10 मार्क होते हैं। और करंट इश्यूज के अंदर जो है वो ये चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं कि अगर मैं करंट इश्यूज के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस करंट इश्यूज के अंदर आपके पास जो है वो ये एग्जामिन किया जाता है कि जी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बाद जो है जो अपकमिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अपकमिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अकाउंटिंग के भी हैं। अपकमिंग स्टैंडर्ड्स जो है सस्टेनेबिलिटी का भी है, मुख्तलिफ तरह के पर्पस के लिए, राइट। अपकमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुख्तलिफ तरह के पर्पस के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें अपकमिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद जो है दुनिया में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। आजकल जो है वो डिजिटल करेंसीज की बातें हो रही हैं, दुनिया में जो है वो क्लाइमेटिक चेंज की बातें हो रही हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस जो अपकमिंग रिसेंट जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उन डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो है वो बेसिकली अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इन तमाम चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट आएगा तो उसको हम करंट इश्यूज के एरिया के अंदर देखेंगे। और आखिरी एक और एरिया है सिलेबस का, विच इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क एंड द एथिक्स। जो सिलेबस का एक और एरिया है वो है फ्रेमवर्क एंड द एथिक्स। तो अगर हम बात करते हैं ना अबाउट द फ्रेमवर्क एंड द एथिक्स, तो देखिए जो फ्रेमवर्क है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो तमाम की तमाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो एक बड़ा लॉ है, बाय लॉज है, एक बेसिकली एक बुनियादी लॉ है, और उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क, जो कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया है। और उसका जो मेजर पर्पज है वो एक ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि भाई ये अकाउंटिंग होगी किस तरीके से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे किस तरीके। और फिर उसके अलावा एथिक्स का एरिया, तो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर एथिक्स, इनफैक्ट हर प्रोफेशन के अंदर एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर स्पेशली ACCA बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एथिक्स के ऊपर कि भाई एथिक्स 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 एथिक्स। सो दे आर एक्सेसिवली फोकसिंग अपॉन द एथिक्स के यार एथिक्स को कंसिडर किया जाए, एथिक्स को सीरियस लिया जाए, ये तमाम की तमाम चीजें दे आर कंसिडरिंग। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, मैं आपको एक बात ये समझा देता हूँ कि भाई आप एक चीज समझिएगा, वो ये है कि यहाँ पे एथिक्स भी एग्जामिन होता है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उसमें कोई एथिकल डायलेमा आ रहा होता है, और उस एथिकल डायलेमा के अंदर आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उस पर सजेशंस देनी होती हैं कि अभी अकाउंटेंट क्या करे और क्या नहीं करे, इस तरह की चीजें होती हैं। सो एज वी प्रोसीड वी विल लुक एट दिस ऑल्सो। तो भाई ये तो मैंने आपके सामने कुछ ओवरऑल SBR के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दी। ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत डिटेल में मेंशन नहीं करी, जैसे कि जो है वो SMEs के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैनेजमेंट कमेंट्री का एरिया है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज उसकी बहुत छोटी सी वेटेज होती है, बट ऑब्वियसली वुड बी कवरिंग इट एज वी गो फॉरवर्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार ये सिलेबस को एग्जामिन कैसे किया जाता है। तो भाई सिलेबस को एग्जामिन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर है आपका वो इस तरह से है कि 2 सेक्शंस के अंदर बढ़ा हुआ है पेपर, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका जो है वो 30 मार्क का है और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क। जो 30 मार्क वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्चुअली क्या होगा, उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 30 मार्क वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर होगा कुछ तरीके से कि दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन जिसमें ग्रुप अकाउंट्स भी एग्जामिन किया जाएगा और ऑब्वियसली ग्रुप के साथ कुछ और चीजें भी एग्जामिन की जाएंगी। क्वेश्चन 2 में यूजुअली एथिक्स ठीक ठाक किस्म का भरा हुआ होता है, तो एथिकल एरियाज जो है ना वो क्वेश्चन 2 के अंदर होते हैं। तो ये क्वेश्चंस 30 और 20 मार्क, दिस इज व्हाट इट इज। देन उसके अलावा सेक्शन B 25 मार्क का और 25 मार्क्स इनटू 2 क्वेश्चन, तो 50 मार्क ही हो जाता है। हिस्टोरिकली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 3 में मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन 4 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं प्लस करंट इश्यूज एग्जामिन होते हैं। क्या ये पैटर्न एग्जामिनर ने डिफाइन कर दिया? नहीं। फिर भाई जनरली बता रहा हूँ कि जनरली ये पैटर्न होता है, जनरली बता रहा हूँ, जनरली ये पैटर्न होता है, राइट।
अच्छा, अब अगर हम मजीद बात करें तो मजीद सिचुएशन ये है कि यार सही है सर, ये तो समझ में आ गया, अब बता दें कि अब जो है ना वो आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो देखो, मैं कुछ थोड़ी सी आपको इन शॉर्ट जनरली बात बता देता हूँ कि बेसिकली इफ यू विश टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एसबीआर, तो उस एसबीआर के लिए मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि जी हमारी वेबसाइट है स्क्राइबर की, जिसका नाम है www.scriberacademy.com। scriberacademy.com इज अ वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो विजिट करके सर्च बार में लिख सकते हैं एस बी आर, तो वहां पे ऑटोमेटिकली एस बी आर का उर्दू वेरिएंट आ जाएगा। वहां पे ऑटोमेटिकली एस बी आर का उर्दू वेरिएंट आ जाएगा। आप उस उर्दू वेरिएंट के ऊपर जाके जो है वो कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मजीद उसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है तो हमारी टीम से रब्ता कर लें। हमारा जो नंबर है वो +92 345 828 722, ये नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर। आप चाहे तो इस पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे व्हाट्सएप कॉल्स नहीं लगेंगी, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजिंग हो सकती है या व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉलिंग हो सकती है। मजीद उसके अलावा जो है अम, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जी हमारा जो कोर्स है वो एक ब्लेंडेड लर्निंग के फॉर्मेट पे होता है। और ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब कुछ तरीके से होता है कि जब हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, तो आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव, आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव, दिस इज हाउ दिस स्पेसिफिक कोर्स इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। लाइफ के अंदर ये होता है कि मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीकली एटलीस्ट एक सेशन ले लूं, दो सेशन भी हो सकते हैं। उस वीकली एक दो सेशन के अलावा जो है आपके पास असाइनमेंट्स आएंगे, उसका एक सर्टेन टाइम होगा, आपने उस टाइम पीरियड में वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। हमारे टीचिंग असिस्टेंट्स आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद जो है वो आखिरी में एक और चीज बताता हूँ कि लास्ट मंथ के अंदर लाइव रिवीजन है जो कि हम करवाते हैं। और मजीद उसके अलावा जो है, इन एडिशन टू दिस, मॉक एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड। और मॉक एग्जामिनेशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बेसिकली आपको फीडबैक भी देते हैं कि आपने जो मॉक अटेम्प्ट किया था वो किस तरीके से किया था। तो भाई, मैं इनवाइट करता हूँ आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आप एसबीआर पढ़ना चाहते हैं तो आप आए मेरे पास, मेरे साथ ज्वाइन करें एसबीआर को। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो सेशन होगा। और यू विल एंजॉय दिस सेशन। आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, वाकई रिपोर्टिंग का हक अदा कर दिया कि रिपोर्टिंग को इतने तरीके से, इतने अच्छे अंदाज से, इतने जो है वो डिटेल में जाके हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी कोशिश होगी कि आपको भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है ये चीज़ें मिले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल टू माय कोर्स। आप कोर्स को रिव्यू करें, आप कोर्स को देखें एंड गेट योर सेल्फ एनरोल। So thank you very much all of you for your time. Thank you for listening to me. Inshallah, see you soon.